दोस्तों फाइनली आज आपके सामने जियोग्राफी का 7 सेट लेकर आया हूं। हाँ लाडला, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, इस 7 सेट को कंप्लीटली करके जाएंगे, क्योंकि ये 7 सेट ये वो सेट है मेरे लाडला जो मैं क्रैश कोर्स के अंदर में निचोड़ के एक एक करके मेरे भाई मैं आप लोगों के लिए डाला हूं। अभी आप लोगों को सेट नंबर 1 दिखा रहा हूं और हर एक क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्तों, बताइए ना भाई। हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। प्यारे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, मैं देखना चाहता हूं कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे जो पहला क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। मोहब्बत से बताएंगे, बड़े मजा आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जियोग्राफिया शब्द किसने गढ़ा है। याद रखिएगा, जियोग्राफिया जो शब्द है ना भाई, वो आपसे पूछा गया है क्या, किसने गढ़ा है। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, मैं तेरा लाडला मैं तेरा लाडली पूरा करके दिखलाऊंगा, है ना भाई। तो बताएंगे सर एरेटोस्थेनीज। याद रखिएगा दोस्तों, जियोग्राफिया का फादर भी हम लोग एरेटोस्थेनीज को बोलते हैं, और एरेटोस्थेनीज नहीं दोस्तों हमारा जियोग्राफिया शब्द को गढ़ा है। आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। 7 सेट को कंप्लीटली कर लीजिएगा, यकीन माने मेरे भाई कि आपको 25 में 25 मार्क्स दिलाएंगे। ये 7 सेट को कंप्लीटली कर लेंगे तो बताएंगे सर एरेटोस्थेनीज को। अगला प्रश्न भाई आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 है सर, जियोग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वैद भी कहा जाता है के लेखक कौन है भाई। जियोग्राफिया पुस्तक, याद रखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, जियोग्राफिया पुस्तक जिसे आज हम लोग भूगोल का वैद भी मानते हैं मेरे लाडला, आपसे कहा गया है कि किसे कहा जाता है, तो बताएंगे सर हमारा एरेटोस्थेनीज। क्या सर, एरेटोस्थेनीज। भूगोल का पिता एरेटोस्थेनीज। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा, एरेटोस्थेनीज। भूगोल का जियोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखा, एरेटोस्थेनीज। याद रखिएगा मोहब्बत से। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन नंबर 4, एक एक क्वेश्चन को निचोड़ के लाया हूं दादा आप लोगों के लिए, है ना भाई। आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है भाई। आपसे पूछा गया भाई यहाँ पे मॉडर्न ज्योग्राफी का फाउंडर किसे कहा गया भाई। याद रखिए दोस्तों, मॉडर्न ज्योग्राफी का फाउंडर किसे कहा गया। देखना चाहता हूं कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसका आंसर देते भाई। तो आधुनिक भूगोल का संस्थापक अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारा होमबोल्ट होगा। क्या दादा, होमबोल्ट रे, आशा करियो रे दादा हमारे दीदी, तो उन्हें बतवा बुझल पा रही, ठंड बड़ी जबरदस्त दे दादा, हम चाहे है ना भाई कि तू इस ठंड में इतना मेहनत करिया दादा, जब गर्मी के दिन में तुहनी के पास रिजल्ट तो ना तो तर गदगद भई तो दादा पर मनवा। याद रखिए। चलिए सर अगला, आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है भाई। आपसे पूछा गया सर आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है, फटाफट बताइए। आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए भाई। आधुनिक, यहाँ पे गौर से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आधुनिक भूगोल का पूछा गया भाई, तो हमारा होमबोल्ट, आधुनिक भूगोल का हमारा होमबोल्ट। लेकिन यहाँ पे क्या लगा मेरे भाई, आधुनिक मानव भूगोल। तो आधुनिक मानव भूगोल का जो जन्मदाता है दोस्तों, याद रखिएगा हमारा क्या हो जाएगा सर, रेटजेल। क्या बताएंगे सर, हमारा रेटजेल। क्या बताएंगे सर, तू हंस तू मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक पे दम कर दे। आइए सर क्वेश्चन पलटते भाई। क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भूगोल का होमबोल्ट, आधुनिक मानव भूगोल रेटजेल, आधुनिक मानव भूगोल रेटजेल। याद रखिएगा। अगला, एंथ्रोपोयोजियोग्राफिया किसने लिखी है भाई। आपसे पूछा गया एंथ्रोपोयोजियोग्राफी किसने लिखी है भाई। आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों कि एंथ्रोपोयोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखने वाला कौन था दादा रे, ये आपसे पूछा गया एंथ्रोपोयो। और ये क्वेश्चन तो छप चुका है मेरे भाई, छप चुका है, एकदम आपके पेपर में छप चुका है। याद है, फ्रेडरिक रेटजेल। किसने मेरे भाई, फ्रेडरिक रेटजेल, है ना भाई। अरे आशा करियो रे दादा तोहनी के बेस लागो हो हमारे पढ़ाई, हम आशा करियो ना, हम पता हो दादा तोहनी के ठंडा लागो हो दादा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जियोग्राफिया जनरलिस्ट एकदम छप गया भाई, 100% नहीं 1001% की गारंटी देता हूं मेरे भाई कि आपके पेपर में छप चुका है जियोग्राफिया जनरलिस्ट के लेकर। 1001% की गारंटी देता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है छप चुका है। बर्नार्ड वेर्नियस, क्या बताएंगे सर, बर्नार्ड वेर्नियस। क्या बताएंगे सर,
बर्नार्ड वर्नियस। अरे वाह, मुझे प्राउड फील हो रही है मेरे भाई कि आप लोग सारे क्वेश्चनों का आंसर बताएंगे, और सारे क्वेश्चन तो पहले से ही आप लोग ने करके रखा है। जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है भाई? फटाफट बताइए सर। याद है क्वेश्चन नंबर 8, जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है भाई? चलिए सर जल्दी जल्दी बताइए, जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है भाई? जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? फटाफट बताइए। तो बताएंगे सर जियोग्राफिया जनरलिस का लेखक हमारा बॉर्नियस। क्या बताएंगे सर? हमारा बॉर्नियस चचा। क्या बताएंगे सर? हमारा बॉर्नियस चचा। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जेनेटिक्स कोड जिसने दिया था उसी ने एक पुस्तक लिखा है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या दादा हम बेस लागा हो ना रे भाई? हमारा लुक टाइज तोहनी के बेस लागा हो? सच कहिया तोहनी का अच्छा लागो हमारा लुकिंग? सच कहिया दादा भीख मांगा लागी हो दादा, भीख मांग मांग के हम कपड़ा पहने हो दादा, तोहनी के की कहबो रे भाई? बड़ी दर्द बताए भाई। तो बताएंगे सर हमारा चार्ल्स डार्विन। क्या बताएंगे सर? हमारा चार्ल्स डार्विन। क्या बताएंगे सर? हमारा याद रखिएगा भाई चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 10, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या था भाई? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे देखिए देखिए ऑरिजिन ऑफ पुस्तक, थोड़ा गौर कीजिएगा, आप लोग गलती यहीं पे करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज थ्योरी किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो चार्ल्स डार्विन। चाहे आपका पुस्तक पूछे, चाहे आपका क्या, चाहे आपका थ्योरी पूछे, चार्ल्स डार्विन ही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 भाई कि पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैंपल किस देश के थे? सबसे पहले तो जानिए दोस्तों कि एलन सैंपल कौन है भाई? तो बताएंगे सर ये हमारा निश्चयवाद है ना भाई, निश्चयवाद के संस्थापक माने जाते हैं भाई। क्या? निश्चयवाद के संस्थापक माने जाते हैं। तो हमारा पूछा गया कि निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक कौन है भाई? एलन मास्क, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये किस देश के रहने वाले हैं? अमेरिका का भाई। कहाँ का? अमेरिका का। अरे वाह, क्या आंसर बताते हैं मेरे लाडला, दिल जीत लेते मेरे भाई। मेरे पास पैसा नहीं है तो नहीं रे दोस्तों, मैं जेब से आपको निकाल के दूंगा। मेरे पास कलम भी नहीं है दोस्तों, कलम भी है तो दोस्तों सिर्फ ढक्कन है। क्या मजाक बना के रखा है भाई? कलम भी नहीं है मेरे दोस्तों, बस ऐसा ही लगा के रखा ताकि लोगों को पता चले यहाँ पे कलम रखा हुआ है। कभी ऐसा ना हो कि कोई पूछे दो ना भाई थोड़ा कलम नाम लिखते हैं, कहीं बेइज्जती ना हो जाए। इस ढक्कन ने हमें बेइज्जती भी करा सकता है और मेरे दोस्तों ये हमारा इज्जत भी करा सकता है। ये ढक्कन कोई मांगे हमारी इंसल्ट हो जाएगी भाई। अगला, नीतिवाद के विचारधारा कौन है भाई? फटाफट बताइए, फटाफट। हाँ फटाफट बताइए भाई। कोई कलम ना मांगे भाई हमसे, बड़ी बेइज्जती हो जाएगा दादा, बड़ी बेइज्जती है। तो कोई मांगेगा कलम दो तो लोग कलम, अरे कलम, अरे कलम गिर गया भाई इसलिए ढक्कन को लगा के रखे, समझ गए भाई। चलिए सर, तो नीतिवाद के विचारक कौन थे भाई? क्वेश्चन नंबर 12, नीतिवाद के विचारक कौन थे भाई? तो बताएंगे सर हमारा कांट चचा है, हमबोल्ट चचा है, रिटर चचा है। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सर, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? दास नहीं, मानव प्रकृति का दास है। आखिर ये कहने वाला कौन है? जी हाँ 13 नंबर में, आखिर ये कहने वाला कौन है कि मानव प्रकृति का क्या है दादा? दास। ये कहने वाला था अरस्तु, और यही अरस्तु है दादा जिसे आज हम लोग अर्थशास्त्र का राजनीति शास्त्र का पिता मानते हैं। याद रखेगा मेरे दोस्तों, और यही अर्थशास्त्र है जिसे हम लोग जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पिता भी मानते हैं। याद रखिएगा मेरे लाडला। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है संभववाद, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। क्वेश्चन नंबर 14, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया भाई? संभववाद शब्द का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट भाई, फटाफट बताइए। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया भाई? फटाफट बताइए। संभववाद शब्द का प्रयोग दोस्तों सबसे पहले हमारा लुइस फेवरे ने किया था। किसने मेरे भाई? लुशियन फेवरे ने किया था। किसने किया था भाई? फटाफट बताइए। लुशियन फेवरे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा भाई। क्या बताएंगे सर? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला, ये निम्न में से कौन सी विचारधारा का कथन है रुको और जाओ? है ना भाई, रुको और जाओ। बताए मेरे भाई, याद रखिएगा। रुको, सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि रुको और जाओ
सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? रुको और जाओ मेरे दोस्तों, इसका सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? फटाफट बताइए, रुको और जाओ सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैं देखना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि कमेंट सेक्शन में कितने सारे स्टूडेंट्स जो है इसका आंसर बताते। भाई फटाफट बताइए, किसी को पता है तो दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ग्रिफिथ टेलर, अरे वाव, तो बताएंगे सर विचारधारा, रुको और जाओ के विचारधारा हमारा नॉन नीतिवाद। क्या बताएंगे सर? नॉन नीतिवाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या भाई? रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम है मेरे दोस्तों क्या? तो बताएंगे सर नॉन निश्चयवाद। क्या बताएंगे सर? हमारा नॉन निश्चयवाद। क्या बताएंगे सर? क्वेश्चन नंबर 16 का नॉन निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम है नॉन निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा नॉन निश्चयवाद। अगला, नॉन निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ सिद्धांत का किसने दिया था भाई? आपको बताना है कि नॉन निश्चयवाद हो या दोस्तों रुको और जाओ, नॉन निश्चयवाद हो या रुको और जाओ, ये सिद्धांत, ये स्टेटमेंट, ये कथन देने वाला कौन था दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है। तो ग्रिफिथ टेलर। क्या बताएंगे सर? हमारा ग्रिफिथ टेलर। क्या बताएंगे सर? हमारा ग्रिफिथ टेलर। क्या बताएंगे सर? ग्रिफिथ टेलर, है ना भाई? चलिए सर, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, आपके एग्जाम भी दिन बाकी है, इस एग्जाम को इस कदर तैयारी करें कि मैं अपने लाइफ में चाह कभी भी क्लास 12 का और एग्जाम नहीं दे पाएंगे। दोस्तों ये आपका लास्ट और फर्स्ट है। आप जिस दिन ये ठान लेंगे कि हमारे पूरी जिंदगी की, हम 60 साल जिए, 70 साल, 50 साल जिए, इस जिंदगी में सिर्फ एक बार आएगी क्लास 12 ना, इस क्लास 12 के रिजल्ट को हम कल दिन जा करके बच्चे पूछे आप इंटर में कितने, और आपका बेटा का कोई फ्रेंड होंगे और वो कहेंगे कि मेरा पापा ने ना टॉप किया था, मेरे पापा ने ना 50% मार्क्स लाए थे, और उस समय आपका बेटा आपकी तुलना का कंपैरिजन करेंगे, आपका बेटा का मायूसी चेहरा हो जाएगा। मेरे दोस्त पता है कि बेशक आपका रिजल्ट आपकी भाई नहीं कर सकती है, लेकिन दोस्त कागज के टुकड़े की हम ताकत तो आपका जिंदगी में ये आप बदल नहीं सकते हैं, और जिंदगी में तो आपको एक बार मिलता है, उसे कदर कर लिया, उसे कदर करे। रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताए भाई, ठीक है भाई? चलिए आइए, बाकी तो आप लोग समझदार हो दोस्तों, आप लोग हमसे ज्यादा समझदार है मेरे भाई, ठीक है? ठीक है, चलिए सर, तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 18, तो निम्न में से कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है भाई? तो सैंपल है, रेडजेल है, हार्टिंग है भाई। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगी भाई? सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है भाई? आपसे पूछा गया इनमें से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है, बता दीजिए मेरे दोस्तों। क्या मैं गलत कहा? क्या आपके अंदर में रिजल्ट दिन आएंगे, आपके रिजल्ट के अंदर में इतनी ताकत होगी, आप अगर 294 नंबर लाया है तो 295 बना सकते हैं? नहीं बना सकते मेरे भाई। आप कहेंगे सर हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते भाई। आधार कार्ड के माध्यम से, फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपका एक ही बार दोस्तों मैट्रिक और एक ही बार इंटर का एग्जाम होती है, मतलब सब कुछ दोस्तों एक ही बार एग्जाम होती है। तो क्यों ना दोस्तों बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी मेरे पास समय है, हम जमकर मेहनत करें, है ना दादा? चलिए, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है भाई? तो बताएंगे सर हमारा मात्रात्मक क्रांति। क्या बताएंगे सर? मात्रात्मक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते सर, कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपागम क्षेत्र है? यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे मानव भूगोल पूछा गया, आप लोग कंफ्यूजन यही हो जाते हैं भाई। यहाँ पे मानव भूगोल का उपागम क्षेत्र नहीं है मेरे दोस्तों, मौ से मानव, भूलिएगा नहीं भाई, मौ से मानव और मौ से मात्रात्मक क्रांति, याद रखिएगा, मौ से मानव और मौ से मात्रात्मक क्रांति। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपागम क्षेत्र है भाई? सामाजिक भूगोल याद रखिए भाई, सामाजिक भूगोल याद रखिएगा। तो मेरे दोस्तों स्व से सामाजिक और स्व से सैन्य भूगोल, स्व से सामाजिक और स्व से सैन्य भूगोल, डायरेक्ट मेरे दोस्तों बिना याद किए भी आप बता सकते। मानव भूगोल मात्रात्मक क्रांति, सामाजिक भूगोल सैन्य भूगोल, सामाजिक भूगोल सैन्य भूगोल, एकदम दोस्तों तगड़ा तरीके से आप याद कर सकते हैं
ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सैन्य भूगोल, गलत लिखा है मेरे भाई। सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा का भाग है भाई? सैन्य भूगोल मानव भूगोल का किस शाखा का भाग है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया। सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा का भाग है? राजनीतिक भूगोल। क्या बताएंगे सर हमारा? राजनीतिक भूगोल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर होगा। सैन्य भूगोल मानव भूगोल का किस शाखा का भाग है भाई? राजनीतिक भूगोल। याद रखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जितने सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई, आंख बंद करके कर लेना है। दूसरी बात, मैं एक बात बता रहा हूं, ये 7 सेट मैं अपने मेहनत का परिणाम देखना चाहता हूं आपका रिजल्ट के दिन, क्या 25 में 25 मार्क्स ला रहे या नहीं। बहुत मेहनत करके एक एक क्वेश्चन को अरेंज किया हूं, और ये सिलेक्टेड सेट 7 कंप्लीट करने के बाद मैं आपको पीवाईक्यू और मॉडल पेपर करवा दूंगा। मैं भी देखता हूं दोस्तों कि जैकबोर्ड क्वेश्चन कहां से पूछते, मैं भी देख लेता हूं मेरे भाई जैकबोर्ड कहां से क्वेश्चन। याद रखेगा, इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र भाई? राजनीतिक भूगोल क्वेश्चन में 22 राजनीतिक भूगोल। अरे राजनीति में क्या होता है भाई? अरे राजनीति में क्या होता है? 4 को व्यक्ति खड़ा रहता है, एक व्यक्ति जीते, निर्वाचन निर्वाचन, सिलेक्शन सिलेक्शन। यस यू नो? बताए मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला, विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितना वर्ष लगा? विश्व की जनसंख्या दोस्तों 6 से 7 अरब होने में कितना साल लगा मेरे दोस्तों, ये आपसे पूछा गया भाई। फटाफट बताइए, विश्व की जनसंख्या, फटाफट बताइए 23 का। विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब, अब नहीं भाई अरब, अरब अरब, 6 से 7 अरब होने में कितना समय लगा? विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में मेरे दोस्तों याद रखेगा 12 साल लगे भाई। कितना साल? 12 साल लगे। अगला, 2025 तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी भाई? बताइए 2025 तक लगभग दोस्तों पूरे विश्व की जनसंख्या कितना हो जाएगी? 800 करोड़ भाई। याद रखिएगा 800 करोड़। याद रखिए दोस्तों, हमारा लास्ट जनगणना जो हुई है दोस्तों हमारा 2011 में हुआ बताया, और उस समय भारत की जनगणना बताए दोस्तों 1.1 करोड़, 1.2 करोड़ है ना, 1.1 करोड़। और मेरे दोस्तों आज हमारा जो जनसंख्या दोस्तों 141 प्लस दोस्तों 141 करोड़ बढ़ चुकी है। यानी दोस्तों 20 करोड़ जनसंख्या 10 साल से 12 साल के बीच में बढ़ चुकी भाई, है ना भाई? याद रखे भाई। क्या बताएंगे सर? ऑप्शन नंबर हमारा शी का राइट आंसर होगा। समझ गए भाई? अगला क्वेश्चन पर आते सर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा बंदा है आप में से, तो क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर बताते भाई, मैं भी देखना चाहता हूं। तो बताइए मेरे भाई। हाँ हो गया, वही में मुझे पता बताया भाई कि विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करते? खतरनाक। और मैं चाहता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग रट्टा लगा ले भाई, आप लोग भूल जाते भाई, ये क्वेश्चन आप लोग भूल जाते हैं। विश्व की 90% यानी वर्ल्ड में दोस्तों, थोड़ा सा गौर कीजिएगा भाई, थोड़ा सा मेरे बात को थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा सीरियस मोमेंट में सुने भाई। ये हमारा वर्ल्ड है भाई, ठीक है, ये हमारा वर्ल्ड है भाई। तो वर्ल्ड में ठीक है 100% जनसंख्या भाई, तो 90% जनसंख्या स्थल भाग पर निवास करते। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा 100% में हमारा पूरा विश्व की जनसंख्या कितना है 100%, तो विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? ये 100 भाग है दोस्तों हमारा, तो 100 भाग में हमारा 90% जो भाग होती है भाई, ये 90% भाग जो पूछा गया जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर रहती है, तो मेरे दोस्तों 10%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? बी। वेरी गुड भाई। चलिए अगला, अगला बताइए सर, किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है भाई? खतरनाक। खतरनाक 26 का खतरनाक जिसको बोलते हैं भाई, 26 का खतरनाक क्वेश्चन भाई आपसे पूछा गया, किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है भाई? देश के निवासी। याद रखिए दोस्तों, देश के पॉपुलेशन को ही हम लोग याद रखेगा रियल मनी बोलते हैं भाई। किसी भी कंट्री का रियल मनी उस कंट्री का पॉपुलेशन होता है भाई, याद रखिए भाई, ठीक है दादा, आशा करियो रे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा गया भाई। कारक तो हमारा स्थलकृत भी है, मिट्टी भी है, प्राकृतिक वनस्पति में, जलवायु भी है, लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि सबसे इंपॉर्टेंट भाई क्या मेरे भाई? सबसे इंपॉर्टेंट पूछा गया भाई। क्या पूछा गया मेरे भाई? सबसे इंपॉर्टेंट पूछा गया। गौर से सुनिए दादा, है ना। सच कहते हैं दुनिया वाले प्यार न कर, प्यार तो एक रोग बुरा, इस रोग से डर,
दीवानों की किस्मत में तन्हाई है, इश्क का दूजा नाम तो यार दाई है। अगला 28, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है भाई? याद रखिएगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से भाई? तो बताएंगे सर हमारा भू आकृति, जल की उपलब्धता। मतलब जनसंख्या वितरण का मतलब होता है दोस्तों, क्या लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर क्यों बस जाते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं जनसंख्या वितरण। इससे क्या बोलते हैं भाई? जनसंख्या वितरण बोलते हैं। क्या दादा? इसे हम लोग जनसंख्या वितरण बोलते हैं। ओके चलिए मेरे भाई, तो 28 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन सा कारक है? फिर से वही पूछेगा, नागरिकरण, गांव के लोग अगर दोस्तों शहर की ओर रवाना होंगे, गांव की जनसंख्या कम हो जाएगी, शहर की जनसंख्या बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। जलवायु, हमारे जलवायु अगर सही नहीं होंगे हम दूसरी जगह चले जाएंगे, है ना। औद्योगिकरण, आज दोस्तों अगर हमारे जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उस एरिया में दोस्तों अगर आज जो है फैक्ट्री लगाएगी तो हमें कहीं ना कहीं विस्थापित होना पड़ेगा। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है भाई? जीवन का देखिए दोस्तों सभी हमारे कारक है भाई, लेकिन सबसे ज्यादा क्या पूछा है? महत्वपूर्ण कारक। क्या पूछा मेरे भाई? सबसे ज्यादा दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण कारक पूछा गया। क्या पूछा गया मेरे भाई? महत्वपूर्ण कारक पूछा गया। फिर से सुनिए, क्या पूछा गया दोस्तों? महत्वपूर्ण कारक पूछा गया भाई। ठीक है, तो बताएंगे सर हमारा जलवायु। क्या बताएंगे सर? हमारा जलवायु। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। सर फिर से बोलिए, मुस्कुराकर बोलिए दादा, मुस्कुराकर बोलिए, सी इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों कि सेट 1 कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को अंदर से एक अजब फीलिंग आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग सेट 1 को कंप्लीट कर लिए और मजा आया है तो दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर जल्दी से हमारा सेट 2 स्टार्ट करे। मेरे दोस्तों मैं देखना चाहता हूं कितने सारे स्टूडेंट सेट 2 के लिए तैयार हैं।